अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इस वक्त इलेक्शन स्पेशल दुनिया न्यूज़ पर। मैं हूं सलमान हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सानिया चौधरी एक बार फिर। और जैसे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ हलके जो हैं वो आपके सामने रखते हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, गहमा गहमी कैसी है और वहाँ पर कौन कौन से जो है वो हैवी वेट मैदान में हैं और कौन कौन से लोग हैं जिनको इस दफ़ा मौका नहीं मिला इलेक्शन लड़ने का, ये सारी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें हमारी जो टीम है वो सुबह से लेके रात तक बिज़ी रहती है, मशगूल रहती है, डेटा इकट्ठा करती है और फील्ड में जो रिपोर्टर्स हैं और जो हमारी टीम्स हैं वो उतरती हैं और जाके ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो आप तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल, और ये सफ़र हमने लाहौर से शुरू किया था सलमान, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। शेखुपुरा, कसूर और अब जो है वो आज हम आगे बढ़ रहे हैं मुल्तान, खानेवाल, और जो मुल्तान डिवीज़न है ख़ास तौर पे आज हम उसका जिक्र करेंगे। और आपको पता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी अहम है और बड़ा उसका सिग्निफिकेंट रोल होता है जो हमारी हुकूमत साजी है उसमें भी, और डायनेस्टी की पॉलिटिक्स जनूबी पंजाब तो खास कर। तो हम चलें फिर मुल्तान चलते हैं। नुमान खान बाबर साहब, ब्यूरो चीफ मुल्तान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये बताइए कि औलिया की सरजमीन पर मौजूद हैं मखदूम्स, गिलानीज, कुरैशीज, क्या चल रहा है मुल्तान में? 6 हल्के। आज बिल्कुल मुल्तान जो है हसन भाई औलिया कराम की सरजमीन है। सूरत हाल यह कि इस वक्त तमाम पार्टियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है क्योंकि जनूबी पंजाब की सियासत का हब है। और यहाँ पर एनए की 6 नशिस्तें मुल्तान शहर में, उसके साथ साथ पीपी की 12 नशिस्तें। डिवीज़न की बात करें जिसमें व्याहाड़ी है, लोधरा है, खानेवाल है, तो 13 नशिस्तें। और मजमूई तौर पर जनूबी पंजाब में 46 नशिस्तें जो कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो वफाक की हो या सूबे की हो, बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं और इसी तरह में गिराने में भी अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्टिबल्स भी एक तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल ये कि अगर हल्का वाइज बात करें तो मुल्तान में एनए 148 है जिसमें दिलचस्प, सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मैदान में है, उनके मुद्दे मुकाबिल बैरिस्टर तैमूर हैं और इसी तरह से अहमद हुसैन डेर हैं जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं। इससे कबल रुकन कौमी असम्बली यहाँ से मुंतखब हुए हैं। अगरचे बैरिस्टर तैमूर जो है एक नया फेस है, फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और खान के टिकट पर ये इलेक्शन जो है वो लड़ा जा रहा है, लेकिन पोजीशन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी की काफ़ी हद तक मुस्तहकम दिखाई दे रही है। साबिक वज़ीर आज़म है, काफ़ी हद तक यहाँ पर डेवलपिंग के काम कराए हैं, गैस पहुंचाई है और जो बिजली के मसाइल हैं वो हल किए हैं। अगरचे ये दही इलाका है, 80 से 85% जो है ये दही आबादी पर मुश्तमिल है और ये इसमें वोटर्स की तादाद जो है 4 लाख से ज़ायद है। इसी तरह 150 की अगर बात करें तो गिलानी साहब का जिक्र कर रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है वो जो अदालती फैसले आ रहे हैं तो सज़ाएं भी मिल रही हैं और इससे पहले नाअहल भी हुए। गिलानी साहब खुद जो हैं वो 30 सेकंड की सज़ा उनको मिली थी जिसके बाद वो अपने ओहदे के लिए जो है वो नाअहल हो गए थे, वज़ीर आज़म नहीं रहे थे। और फिर उसके बाद उससे पहले वो तोशा खाना से उनको जो हार मिला और उस हार की कहानी चलती रही। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो वोटर्स जो हैं वो जहन में नहीं रखते। वो कहते हैं कि नहीं जी वो तो एक अलग मामला है, उन्होंने हमारे इलाके में क्या काम किया और हमारे इलाके के लोगों के लिए क्या काम किया ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही है हसन, जो मुल्तान की सियासत है यहाँ पर क्योंकि ये दही इलाका है, फोकस जो है शख्सियत को किया जाता है। इवन इसीलिए इलेक्टिबल जो हैं जब भी वो पार्टी से मुनहरिफ होते हैं उनकी अपनी एक शख्सियत होती है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनका अपना एक इतना वोट बैंक है जिसकी वजह से वो जीत जाएंगे। और यही सूरत हाल साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की है। अगरचे काफ़ी अर्से बाद इन हुए हैं, इससे कबल जो है उन पर पाबंदी थी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, अपने बेटे को इन किया, अब्दुल कादिर गिलानी जीते, उसके बाद अहमद हुसैन डेर इस हल्के में इन हुए और ये हल्का जो है अपने बेटे की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी ने छोड़ा था, लेकिन एक मरतबा फिर कमान संभाल लिया है, इन एक्शन हुए हैं और अच्छे अंदाज से वो अपनी कंपेन कर रहे हैं। न सिर्फ अपनी कंपेन कर रहे हैं बल्कि अपने बेटों की भी कंपेन साथ साथ चला रहे हैं। अहमद हुसैन डेर की बात करें, अगरचे ये पीटीआई में गए, उससे पहले ये पीपल्स पार्टी में थे, गिलानी साहब के नीचे ही इलेक्शन लड़ते रहे थे, लेकिन इस मरतबा वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह से उनकी पोजीशन ऐसा उस तरह से मजबूत दिखाई नहीं दे रही। बैरिस्टर तैमूर जो हैं अगरचे नया फेस है, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि खान का जो वोट होगा, बानी जो पार्टी है, चेयरमैन है, उनका जो वोट होगा वो उनको पड़ जाएगा। इस लिहाज से उनकी पोजीशन जो है वो कोई कदरे बेहतर दिखाई नहीं दे रही।
अगर हम N149 में जाते हैं तो यहाँ पर बड़ा नाम एक जहांगीर खान तरीन है जो मैदान में है। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। उनके मद्दे मुकाबले जो हैं आमिर डोगर हैं जो कि साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं और इस वक्त तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। इसी तरह ये हल्का जो है ओवरऑल शहरी हल्का है, 5 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। अब देखना ये कि वोटर्स का झुकाव किस तरह होगा, क्योंकि खान साहब की जो कंपेन है जहांगीर खान तरीन साहब की काफ़ी अच्छी अंदाज से चल रही है। उन्होंने यहाँ पर फ्लाई मंसूबे शुरू कर दिए हैं। कल भी उन्होंने कई बच्चों की शादी कराई है, उसके साथ साथ जहेज़ उनको प्रोवाइड किया है। इसी तरह से जो उनका कल्चर है जो वो अडॉप्ट करते हैं, यानी कि जो फ्लाई काम करते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पर वो डिलीवर करना वो शुरू हो गए हैं, जिससे उनकी दिन ब दिन पोजीशन जो है वो बेहतर होती जा रही है। अगर हल्के के मसाइल की बात करें तो इस हल्का, क्योंकि ये शहरी हल्का है, N104 सिर्फ सीवरेज के मसाइल हैं, ऑयल सच स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं है। लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ चाहिए, जिसका वादे बई जो हैं जहांगीर खान तरीन की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन दिन ब दिन जो है काफ़ी हद तक बेहतर होती जा रही है। इसी तरह से NA150 है जिसमें ज़ैन कुरैशी है, उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं नून लीग के उम्मीदवार हैं जावेद अख्तर अंसारी जो मुनहरिफ हुए थे तहरीक इंसाफ से, उनको अब ये टिकट दिया गया नून लीग की जानिब से। और उनके मद्दे मुकाबिल राणा महमूदुल हसन है जिनको इग्नोर किया है नून लीग ने। उसके बाद उन्होंने ये पार्टी जो है पीपल्स पार्टी जो है उसको ज्वाइन किया है और अच्छे अंदाज से वो कंपेन कर रहे हैं, क्योंकि मकामी हैं, ईजी एक्सेस में है, उनकी जो कंपेन है वो अच्छे अंदाज से चल रही है। इवन जो उनको विंग्स मिले हैं वो भी बेहतर है। विंग्स से मुराद ये कि जो उनके नीचे MPs हैं वो भी बेहतर अंदाज से अपनी कंपेन कर रहे हैं, उनकी रूट्स हैं। तो अच्छा मुकाबला जो है N150 में भी देखने को मिलेगा। ताहम इस हल्के के जो मसाइल हैं, यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा मसला है। जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे वो उस तरह से फाल नहीं है। उसके साथ साथ रोज़गार के मसले वो तमाम हल्कों में हैं, क्योंकि नौजवानों को नौकरियां चाहिए, वो अब वादे किए जा रहे हैं, मंशूर पेश किया गया है, उसमें इन चीज़ों को शामिल कर लिया गया है। अगर 151 की बात करते हैं तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अली मूसा गिलानी काफ़ी हद तक मुतहरिक हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। आपको हमारी आवाज़ आ रही है नुमान? आपको आवाज़ आ रही है नुमान हमारी? नुमान जी बिल्कुल अब अच्छा अब आइए। असल में वो क्योंकि जब आप हल्कों का जिक्र करते हैं ना तो कोई ना कोई रेफरेंस जो है वो जहन में आ जाता है। अभी आपने अली मूसा गिलानी साहब का भी जिक्र किया, NA151, उनकी आजकल एक जो वीडियो है वो बड़ी वायरल हो रही है, तो वो उसमें जो है वो कुछ जिक्र कर रहे हैं कायदे आज़म का नाम लेके, तो वो उस पर ज़ाहिर मीम्स भी बन रहे हैं बहुत कुछ। तो उसका कोई उनकी तरफ से रद्द अमल कोई जवाब आया कि उन्होंने ये क्या गुफ्तगू कर दी थी? नहीं, ऐसा जो उन्होंने फिलहाल खामोशी की अख्तियार की हुई है, वो अपनी सिर्फ कंपेन कर रहे हैं, क्योंकि मुकाबला अच्छा है इस हल्के में। तीनों कैंडिडेट्स ही इंतहाई उम्दा हैं। मेहरबानो कुरैशी हैं, प्लेटफॉर्म से लड़ रही हैं तहरीक इंसाफ से। मद्दे मुकाबिल गफ़ार डोगर हैं जो कि साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर भी रहे हैं, और उसके साथ साथ NA के इसी हल्के से जो है अच्छे मार्जिन से कामयाब भी होते। और इन्हीं की जब इनकी PDM का जो इत्तेहाद है, इसी वजह से जो है अली मूसा गिलानी जो है कामयाब हुए थे। लेकिन अब तीनों अलग-अलग प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। तो इस हल्के में गफ़ार डोगर और अली मूसा गिलानी का मुकाबला जो है अच्छा देखने को मिलेगा। मेहरबानी कुरैशी अगरचे मैदान में ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा उस तरह से कंपेन नहीं कर पा रही, क्योंकि मुख्तलिफ पाबंदी हैं, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट जो है, उसका जो आउटपुट है उस तरह से आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ओवरऑल ये हल्का भी देही हल्का है। लोगों के मसाइल कहा कि मेहरबानो कुरैशी कैंपेन नहीं कर पा रही हैं, जाहिर है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ और मसाइल हैं उनके, फिर लीगल इश्यूज बहुत सारे चल रहे हैं, इंतखाबी निशान का, तो मल्टीपल इश्यूज हैं जिनको वो फेस कर रही हैं। वो कैंपेन तो नहीं कर पा रही, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट क्या है उधर? ये भी जो हल्का है दही हल्का है। दही लोगों के अपने मसाइल होते हैं, उनको ये देखना होता है कि उनके मसले थाना कचहरी के कौन हल कराएगा। तो मेहरबानी कुरैशी इजी एक्सेस में जीतने, अगर जीत जाते हैं तो इजी एक्सेस में नहीं होंगे। इसी तरह की जो पैमाना है वो बनाया जाता है। लोग चाहते हैं इजी एक्सेस, यानी उनको कोई मसला है, कोई थाने का है, कोई कचहरी का है, कोई पटवारी का है, तो वो कौन सॉर्ट आउट करेगा। तो इसी तरह से गफ़ार डोगर ने हमेशा इसी लेवल पे सियासत की है। वो अपने हल्के में 15 के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि वह एक ही कॉल पर वो दस्तयाब होते हैं, वो पहुँचते हैं, खुशी हो गमी हो वो आते हैं। यही हाल जो है अली मूसा गिलानी का है। पूरे 4 साल जो है वो अपने हल्के में रहे। अगर चाहे बाई इलेक्शन भी जीते हैं तो वो उन्होंने अपना हल्का नहीं छोड़ा, इस्लामाबाद को कम अहमियत दी, ज़्यादा अपने हल्के में रहने को तरजीह दी, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये मुकाबला जो होगा अली मूसा गिलानी और गफ़ार डोगर के माबैन होगा। जी ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगले हल्के की बात करते हैं, NA152 की।
जी बिल्कुल, N152 इंतहाई अहम है। शुजाबाद का हल्का है। अब्दुल कादिर गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। अगरचे N148 से एक मरतबा MNA भी बने थे, इस मरतबा यूसुफ रज़ा गिलानी अपने हल्के में वापस आए हैं, तो बेटे को उन्होंने 152 में दोबारा भेजा है ताकि वहाँ पर कैंपेन की जा सके, क्योंकि मुश्तबा गिलानी भी जो उनके भाई हैं वो भी इसी हल्के से कैंपेन कर चुके हैं और हल्के में जो इलेक्शन है वो भी लड़ चुके हैं। मद्दे मुकाबिल जो है जावेद अली शाह हैं, जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, काफ़ी हद तक मुतहरिक हैं। इससे कबल भी वो रुकने कौमी असम्बली रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा असर रसूख है। मुख्तलिफ बिरादरियाँ भी उनके साथ साथ हैं। ये वो हल्का है, ये वो हल्का है जहाँ से पिछले इलेक्शन में जब हम बात कर रहे थे 2018 की, तो उस वक्त तो जाहिर है तहरीक इंसाफ थी, तो अब तो नहीं है। अब तो जो है ना निशान नहीं है और जमात जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, आज़ाद उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस हल्के से हमायत याफ्ता तो हैं, लेकिन हाँ जी एग्जैक्टली, लेकिन है बहरहाल उनको कहा तो ही जाएगा कि आज़ाद हैं। और पिछली दफ़ा लेकिन इस हल्के से जो है वो PTI जीती थी। हाँ जी बिल्कुल, इस हल्के से जो है इब्राहिम खान जो है वो जीते थे, जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और अच्छे मार्जिन से उन्होंने ये इलेक्शन जो है जीता था और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को ही हराया था उन्होंने। इस वक्त सूरत हाल ये कि उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, तो अब इमरान शौकत हैं जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी वोटर्स बड़ी तादाद में, लेकिन ये भी दही हल्का है। शख्सियत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि लोग देखते हैं इलेक्टेबल्स कौन से हैं जो लोग आएंगे। अच्छा, जो 2018 के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि हारे तो थे गिलानी साहब, लेकिन मैं उसमें ये भी देख रहा हूँ जो डाटा है कि जो PMLN के उम्मीदवार थे सैयद जावेद अली शाह, उनके और गिलानी साहब के दरमियान जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, मार्जिन बहुत कम था, नेक टू नेक था, यानी कि 74,443 पीपल्स पार्टी ने लिए और PMLN ने 73,218 वोट लिए थे उस वक्त। जी बिल्कुल, इसीलिए गिलानी साहब काफ़ी मरतबा ये भी करते रह गए, क्लेम भी करते रह गए कि इस हल्के से मेरी जीत थी, जिस मेरी जीत को जो है वो कन्वर्ट किया गया था। इसीलिए इस मरतबा दोबारा वो मैदान में उतरे। अगरचे हल्का चेंज किया है तो उनका टेम्पो काफ़ी हद तक अच्छा है पड़ा। वो कार्नर्स मीटिंग भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जलसे भी कर रहे हैं, जो उनसे हो सकता है, जो जोड़ तोड़ हो सकती है, क्योंकि जोड़ तोड़ के गिलानी साहब जो है वो बादशाह हैं, वो अच्छे अंदाज से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। तो न सिर्फ वो इसलिए अपनी कंपेन कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपने बेटों की कंपेन भी, अली हैदर गिलानी की भी कंपेन कर रहे हैं, अब्दुल कादिर गिलानी की भी कंपेन कर रहे हैं और इसी तरह से अली मुसक गिलानी की भी कंपेन अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। बल्कि बेटों को जो है प्रॉपर गाइड भी किया जाता है कि फ़लाँ बंदे से मिलने तो वो आपका मसला हल कर देगा, फ़लाँ बिरादरी आपके साथ चल पड़ेगी। तो इस तरह से प्रॉपर रहनुमाई जो है यूसुफ रज़ा गिलानी बेटों की कर रहे हैं। तो नुमान NA153 में क्या सिचुएशन है? राना मोहम्मद कासिम नून जीते थे। जी बिल्कुल, राना कासिम नून है, उनके मद्दे मुकाबिल जो है यहाँ पर लॉन्ग बिरादरी है, लॉन्ग हैं, लेकिन राना कासिम नून की पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि राना कासिम नून जो है मुनहरिफ हुए थे तहरीक इंसाफ से, उसके बाद उनको नून लीग ने टिकट जारी किया, तो उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि वो भी इसी सियासत को जो है तरजीह देते हैं। थाना कचहरी की जो मसले होते हैं वो हल कराते हैं, पंचायती सिस्टम वहाँ ज़्यादा नाफिज है, लोग तरजीह देते हैं बजाय इसके कि थाने कचहरी में जाएँ, तो वो पंचायत में जाते हैं और राना कासिम नून के पास जाते हैं, तो उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई दे रही है। और उसके अलावा इलेक्शन होने में या ना होने में तो एम्बिग्यूटी थी, लेकिन उसके रिजल्ट में एम्बिग्यूटी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का जो रुझान है काफ़ी हद तक नून लीग की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक स्विंग वोटर्स होता है 10 से 15%, वो भी जो है वो इस वक्त नून लीग की तरफ मूव कर चुका है। और यही वजह है नुमान के जो 141 कुल नशिस्तें हैं पंजाब की, उसमें से तकरीबन 130 और उसमें कोई सीट एडजस्टमेंट करके जो मुख्तलिफ जमातों के साथ, तो हम कह सकते हैं कि 139 नशिस्तों पर नून लीग ने अपनी जो फील्डिंग है वो सेट कर रखी है, ऐसा ही है। जी बिल्कुल, मैं अगर बात करूं जनूबी पंजाब की तो 46 नशिस्तें हैं जनूबी पंजाब में। अगर मैं इसका ओवरऑल सर्वे जो किया है उसमें ये बात सामने आई है कि 26 के करीब जो नून लीग जो है अपनी नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएगी। इसी तरह से 10 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगी, 6-7 जो है तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब होगी, जबकि बाकी आज़ाद होंगे। ये सर्वे से सामने आया कि इस तरह के जो नताइज हैं वो आएंगे। ज़्यादा जो सीटें जो हैं 26 के करीब जनूबी पंजाब से नून लीग लेने में कामयाब हो जाएगी। बाकी इसके साथ साथ शकील अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो जनूबी पंजाब की सियासत पर काफ़ी कमान रखते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जैसे कि खानेवाल है, लोधरा है, व्याड़ी है, तो इनसे भी जानेंगे कि आया। अच्छा, शकील अंजुम साहब से नुमान हम बात करेंगे, लेकिन हम हमने ब्रेक पे जाना है, ठीक है ना। तफसील से जो है वो यकीनन हम गुफ्तगू करेंगे और आप उनसे जो है वो डिटेल में बात कीजिएगा। एग्जैक्टली, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि जनूबी पंजाब माजी में जो इंतखाबात हुए ना, वो जो भी वहाँ से मैदान मारता है तो यही देखा गया है कि वो फिर विफाक में जो है ना उसी की हुकूमत होती है। तो हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
इलेक्शन की इस खसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदेद। हम ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे मुल्तान की पॉलिटिक्स को, और जो उसके 6 हल्के थे वो हमने डिस्कस किए सलमान। और जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स हैं वो ज़रा शहरी इलाकों से हटके होती हैं, और वहाँ पे बिल्कुल दही इलाकों में और शख्सियात को देख करके मुंतखब किया जाता है कि, और थोड़ा सा तरक्याती काम भी अगर कोई ज़्यादा करवाता है तो उसका भी उसको फ़ायदा हासिल होता है। तो सलमान, हमें नुमान खान बाबर अपडेट कर रहे थे और उनके साथ उन्हें ज्वाइन किया है इस वक्त शकील अंजुम साहब ने। तो जी नुमान, आप उनसे जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाह रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्तान पर फोकस है सब पार्टियों का, तो इस वक्त मुल्तान डिवीज़न में जो है खानेवाल, विहाड़ी और लोथरा भी शामिल है। तो इन अजला की जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करते हैं। शकील अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजज़िया निगार भी हैं, और उसके साथ साथ प्रेस क्लब के सदर भी हैं। सर, आप बताइएगा, आपकी कमान है पॉलिटिक्स पर, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। N144 किसका अच्छा मुकाबला होगा, हराज या आबिद इमाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नौमान। अच्छा, NA-144 में आज एक डेवलपमेंट हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इजाज़त दी है शहबाज सियाल को इलेक्शन लड़ने के हवाले से। सियाल बिरादरी का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें PTI की हिमायत भी हासिल है। इससे पहले जो मुकाबला चल रहा था वो आबिद इमाम और रज़ा हयात हराज के दरमियान था, जबकि PMLN के यहाँ पर कैंडिडेट मौजूद हैं मुख्तियार हुसैन शाह, लेकिन उनकी कोई पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। असल मुकाबला जो अब तक हम देख रहे हैं वो आबिद इमाम और रज़ा हयात हराज के दरमियान है। हराज बिरादरी भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, इस इलाके में, और वो बिरादरी इज़म का वोट भी बहुत ज़्यादा होता है, बिरादरी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो अब तक की जो डेवलपमेंट है, जो सूरत हाल है, जो सर्वे हमने देखे हैं, जो चीज़ें देखने को आ रही हैं, उसके मुताबिक जो है इस वक्त रज़ा हयात हराज, जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें जो है इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि बर्तरी हासिल है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है, अब ये नई एंट्री के बाद हल्के की सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है वो रज़ा हयात का पलड़ा भारी है। अच्छा शकील साहब, ये बताइएगा, पहले MNA कौन था और फिर इस हल्के के मसाइल क्या हैं, और इस वक्त जो पहले MNA थे वो उनकी पोजीशन कैसी है अगर वो लड़ रहे हैं तो? देखिए, यहाँ से पहले तो थे फ़खर इमाम साहब, MNA थे, और आपको पता है कि जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। जिस हल्के में भी चले जाएं वहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, ये सारे के सारे पूरे जनूबी पंजाब में एक जैसे मसाइल हैं। तो अगर हम फ़र्दन भी हर हल्के में बात करेंगे तो हम इसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि इस हल्के में या तो सड़कें नहीं हैं, टूट फूट का शिकार है, या स्कूल्स नहीं हैं, स्कूल्स हैं तो उनमें असाज़ा नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, अगर हस्पताल है तो वहाँ अमला नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, ये सारे मसाइल कॉमन हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पूरे जनूबी पंजाब के जितने भी हल्के हैं उसमें इंक्लूडिंग मुल्तान भी अगर आप शामिल करें, आप बड़े अरसे से जर्नलिज़म कर रहे हैं, सारे हल्कों को कवर करते हैं, बड़े मुतहरिक हैं, आप भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि मसाइल तकरीबन एक जैसे हैं, और फिर उनको जो बंदा एड्रेस कर लेता है। शकील अंजुम साहब, मैं ये भी सर पूछना चाह रहा हूँ, आपने फ़खर इमाम साहब का जिक्र किया, दिलचस्प बात ये रही कि जो इंतखाबात वो पिछले हारे 2008-2013 में, तो उसमें वो किसी न किसी जमात के साथ थे, पीपल्स पार्टी या नून लीग, लेकिन जीते वो आज़ाद हैसियत में 2018 में। इसकी क्या वजह रही? 2018 में आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी सारे जो है वो जीते थे जनूबी पंजाब से, जिन्होंने बाद में जो है वो ज़्यादातर क्या तमाम लोगों ने ही PTI को ज्वाइन किया था। चंद बल्कि एक MPA ऐसे थे जिन्होंने किसी जमात को ज्वाइन नहीं किया था। वो इस वक्त जलालपुर पीरवाला से इलेक्शन लड़ रहे हैं, MNA का कासिम खान लंगा, और बाकी तमाम लोग जो है वो जीत के शामिल हो गए थे PTI में। अच्छा सर, 145 इसके हवाले से कैसी आप देख रहे हैं? मोहम्मद खान डाहा भी हैं, उसके साथ साथ हामिद यार हराज हैं, इनकी पोजीशन कैसे, इनमें से दोनों में से पोजीशन किसकी बेहतर देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे PTI के जो हिमायत याफ्ता हैं वो कर्नल आबिद खगा भी हैं, ये 3 उम्मीदवार हैं यहाँ पर इस हल्के में। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन है, वो जो मुकाबला असल में है वो हामिद यार हराज और मोहम्मद खान डाहा जो PMLN के कैंडिडेट हैं, इनके दरमियान है। जो खानेवाल शहर है, ये शहर की सीट है, यहाँ पर PMLN का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, और इस हवाले से जो मोहम्मद खान डाहा है उनकी पोजीशन बेहतर थी आज से कुछ दिन पहले।
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो हामिद यार हराज जो है वो बड़ी मैसिव कैंपेन कर रहे हैं और काफ़ी सारे जो बरादरियाँ हैं, धड़े हैं, उनको तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। अगर उनका ये टेम्पो बरकरार रहा तो जैसे हमने आज के दिन तक तो बड़ा क्लोज़ दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, अगर तो वो अपनी मुहिम को इसी तरीके से इसी टेम्पो से आगे ले जाते हैं 8-7 फरवरी तक, और उस दिन अगर टर्नओवर भी बेहतर हो जाता है तो मेरा ये ख्याल है कि फिर हामिद यार हराज को मोहम्मद खान डाहा पे बरतरी होगी और कर्नल आबिद खग्गा जो है वो तीसरे नंबर पर होंगे। अच्छा सर, 147 ये भी लोग उसकी का है, खानेवाल का हल्का है, पीर असलम बोदा या फिर कोई और, क्या देख रहे हैं इस हल्के में? NA 146 ये मियाँ चन्नू का हल्का है। 145 के बाद हम 146 की बात करेंगे। यहाँ पर पीर असलम बोदला और पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी में 1-1 मुकाबला है। लेकिन जो नीचे की जो सीटें हैं और जो आप जैसे हम कहते हैं धड़ेबंदी की और इलाकाई सियासत है, उसमें जो है काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, क्योंकि जो शहजाद खाकवानी थे वो पहले पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी को वहाँ पे उनका काफ़ी वोट बैंक है, उन्होंने उनको छोड़ के पीर असलम बोदला के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह एक परवेज़ हुसैनी है जो 2018 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे और 18,000 वोट ले गए थे, उन्होंने पीर असलम बोदला को छोड़कर पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह शाहिद बशीर अराई हैं, वो पहले जो है पीर असलम बोदला के साथ होते थे, लेकिन इस मरतबा वो ख़ुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन को अगर हम देखें तो वोट काफ़ी सारा वहाँ पे तकसीम हो रहा है, और पार्टी वोट से हटकर एक तो धड़ेबंदी का वोट है, दूसरा उम्मीदवारों को ना इस वक्त जो ये इलेक्शन है बड़ा अजीब इलेक्शन है। आपने देखा होगा, आपने पिछला इलेक्शन भी कवर किया, हमने उससे पिछला भी किया, तो उसमें जो वोटर था, जो उम्मीदवार होते थे, वो ज़्यादातर इन्हसार करते थे कि पार्टी वोट मिले, और जो नीचे उसके विंग्स होते थे MPs, उनके लिए भी वोट मांगते थे। लेकिन इस इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार है वो कहता है सिर्फ मुझे अपना वोट दे दें, आप नीचे देना चाहें ना देना चाहें आपकी मर्ज़ी। इसी तरह जो MPA का कैंडिडेट है वो कहता है मुझे वोट दें, मेरे MNA को देना है या नहीं देना। तो इस सारी सिचुएशन में जब ये चेंजेस आई हैं इस हलके में, तो पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी को थोड़ा बहुत बरतरी वहाँ पर मिल गई है, और उन्हें PTI का एज भी है, ज़ाहिर है वो वोट भी उन्हें मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस मरतबा जो है फिर वो दोबारा वहाँ से जीत जाएंगे। अच्छा सर, 147 उसमें क्या देख रहे हैं? चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, बाकी कैंडिडेट्स, कौन मजबूत होगा? अच्छा, 147 की भी सिचुएशन फिर उसी तरह जो है दिन जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं उसी तरह बदलती जा रही है। आज के दिन से पहले हमें लगता था कि चौधरी इफ्तिखार नज़ीर को जो है वो बहुत ज़्यादा बरतरी हासिल है इस हलके के अंदर, अयाज खान नियाज़ी पे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ से पहले जो फैसल नियाज़ी थे उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, या वो खुद नहीं लड़ रहे, इस पे हम बाद में बात कर लेंगे या नहीं करते। तो जो फैसल नियाज़ी हैं उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब जब अलीम ख़ान ने दौरा किया था अभी कुछ पिछले हफ्ते, उस दिन से बहुत सारे जो यूनियन के चेयरमैन हैं उन्होंने जो है वो अयाज खान नियाज़ी के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह जो फैसल नियाज़ी का वोट है वो भी अयाज खान नियाज़ी के कैंप में चला गया है। इस सारी सूरत हाल में जब हम ये देख रहे थे कि चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, जिनको बहुत मजबूत समझा जा रहा था और समझा जाता है, और इस पे कोई शक नहीं थे कि वो कई मरतबा वहाँ से MNA का इलेक्शन जीत चुके हैं, लग यही रहा था कि वही इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन जब ये टिल्ट आया है, इतने सारे UC नाज़मीन जो है वो उधर चले गए हैं उस कैंप में, फैसल नियाज़ी का वोट भी, तो अब जो आज की सूरत हाल है उसमें अयाज खान नियाज़ी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको वहाँ पर बरतरी हासिल हो रही है। शकील साहब, लोधरा भी इंतहाई अहम है, यहाँ पर 2 NA की नशिस्तें हैं, अब्दुर्रहमान काजू है, राणा फराज नून, तो किसको बेहतर देख रहे हैं आप? ये NA 154 की सूरत हाल, उस पर कैसे है आपके? जी, ये NA 154 में मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अब्दुर्रहमान कांजू पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही लीड करते हैं, और उन्होंने आप ये देखें कि ये जो था तरीन साहब चाहते थे NA 15 पे जो है वहाँ पे उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाए बजाय NA 149 मुल्तान के, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उनका घर भी है, उन्होंने वहाँ पे काम भी किया है, और वो पहले भी वहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनके बेटे भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो सिर्फ़ एक अब्दुर्रहमान कांजू ने जो है अपनी क़यादत को ये कहा था कि अगर आपने यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की तो फिर हम सारे के सारे जो है ना आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम लीग नून की टिकट्स जो हैं वो छोड़ देंगे। तो
तो आप ये देखें कि उस दबाव के तहत फिर उनकी सीट एडजस्टमेंट NA 149 मुल्तान में करनी पड़ी, और वहाँ पर जो है अब्दुर्रहमान कांजू का पलड़ा भारी है और वो फराज नून से बेहतर पोजीशन में है और वो अब्दुर्रहमान कांजू जीत जाएंगे। अच्छा सर, NA 155 जैसे जहांगीर तरीन मुल्तान में तो उनकी पोजीशन बेहतर होती जा रही है, वहाँ मुकाबला जो है सदीक बलोच से है। सदीक बलोच अब मुकाबला जहांगीर खान तरीन, कैसे देखते हैं उस हल्के को और उस हल्के की सियासत को? अच्छा, ये भी बड़ा अहम इलेक्शन है क्योंकि तरीन साहब उदां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि उनकी सारी सियासत का जो अगले फ्यूचर की सियासत है उसका दारोमदार इन दो हलकों की नताइज पर होगा। NA 149 में वो बिल्कुल न्यू कमर हैं, यहाँ पर भी उनका मुकाबला जो है वो हैवी वेट जो कैंडिडेट हैं आमिर डोगर उनके साथ है, और आमिर डोगर के अलावा जो वहाँ पर आप सिचुएशन देखें NA 155 में वहाँ पे सदीक खान बलोच से उनका मुकाबला है। सदीक खान बलोच भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं और उनका तरीन साहब का दोनों हलकों में जो है वो कांटेदार मुकाबला है। अगर तो वो मुस्लिम लीग नून का वोट यहाँ से लेने NA 149 में लेने में कामयाब हो गए तो मेरा ये ख्याल है कि वो NA 149 से जीत जाएंगे, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून के वो धड़े जैसे मलिक अनवर हैं उन्हें टिकट नहीं मिली, आज उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है, उन्हें स्पेशली बुलवाया गया है। इसी तरह साबिक गवर्नर है मलिक रफ़ीक रिजवाना, उनके बेटे आसिफ रिजवाना को टिकट नहीं मिली। तो ये सारे लोग जो है ना इस वक्त नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी करें। अगर तो पार्टी क़यादत ने उनको मना लिया तो मैं ये समझता हूँ कि वो यहाँ से सीट निकाल जाएंगे, क्योंकि अभी दोनों उम्मीदवार 50-50 की पोजीशन पर हैं। और इसी तरह अब हम लोधरा में चलते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना तरीन साहब की और उनकी फ्यूचर सियासत की, इसलिए मैंने थोड़ा सा हवाला दे दिया है, क्योंकि आप तो ये बता चुके हैं, फिर भी मैंने कहा चलें इसके साथ रिलेटेड था तो मैं बताता चलूँ। तो NA 155 में उनका मुकाबला है सदीक खान बलोच से, और वहाँ पर भी तगड़ा मुकाबला है, वहाँ पे भी फ़ाइट होनी है और कोई भी उम्मीदवार जो है वो जीत सकता है। जिस तरीके से तरीन साहब वहाँ पे मैसिव कैंपेन चला रहे हैं, अगर इसी तरह टेम्पो बरकरार रहा तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें वहाँ से भी एज हासिल होगा और वो जीत भी सकते हैं। शकील साहब, विहाड़ी इंतहाई अहम है, NA की 4 नशिस्तें हैं, यहाँ NA 156 है 156, कैसा मुकाबला देखेंगे? आयशा नज़ीर जाट, चौधरी नज़ीर अहमद, कौन देखते हैं कौन सा अच्छा कैंडिडेट है जो सीट निकालने में कामयाब रहेगा या जो उसका पलड़ा भारी रहेगा? अच्छा, यहाँ पे भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पे आयशा नज़ीर जट जो हैं उनको PTI की हिमायत हासिल है, और जो चौधरी नज़ीर अराई हैं उन्हें अराई बरादरी का भी काफ़ी बड़ा वोट है वहाँ पर, लेकिन उनके साथ इस दफ़ा भी ये ड्रॉबैक हुआ है कि वहाँ से एक और अराई बरादरी से शाहिद अराई भी जो है वो उम्मीदवार हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी अराई बरादरी का जो वोट तकसीम होगा, और जट बरादरी का एक ही कैंडिडेट है आयशा नज़ीर जट, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे आयशा नज़ीर जट की पोजीशन बेहतर होगी और वो वहाँ से जीतने के लिए जीत सकते हैं। नुमान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बड़ी दिलचस्प ज़ाहिर है बात बता भी रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आगे, क्योंकि थोड़ा सा वक्त कम है, तो आप जो बाकी के हल्के क्विक कीजिएगा। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर है शकील अंजुम साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि माजी में भी हमने देखा कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के जी बड़े दावे वादे किए गए, लेकिन अमली जामा इसको जो है वो आज तक क्यों नहीं पहनाया जा सका? क्या वजूहात हैं इसकी? सलमान साहब देखें, पहली दफ़ा जो नारा लगाया था वो पीपल्स पार्टी ने लगाया था जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से। गिलानी साहब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश की थी, और फिर उस पर एक कमीशन भी बना जिसने ये तय करना था कि इस सूबे की बाउंड्रीज़ क्या होंगी, और उस कमीशन का एक इजलास भी हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और उसकी जो सिफारिशात हैं वो जानी थी सेनेट के अंदर। सेनेट की मंजूरी के बाद वो फिर बिल पेश होना था, लेकिन उस कमीशन की सिफारिशात जो है उसका आज तक पता नहीं चला वो सिफारिशात किधर गईं। उसमें तमाम पार्टीज़ के लोग थे और जनूबी पंजाब के जो स्टेक होल्डर्स थे उनमें मैं भी शामिल था उस इजलास के अंदर। वो एक ही इजलास हुआ था, बीइंग ए प्रेसिडेंट प्रेस क्लब मुल्तान, उसके बाद उसका ना कोई इजलास हुआ ना पता हुआ। अच्छा, उसके बाद जनूबी पंजाब सूबा महाज बना, इमरान खान साहब ने कहा 100 दिनों में सूबा बनाएंगे। मेरे ख्याल ये एक इंतखाबी नारे होते हैं। अब गिलानी साहब ने फिर दोबारा ये नारा लगा दिया कि हम सूबा बनाएंगे। ये एक इंतखाब का नारा है, इसके अलावा अमली इकदामात तो कुछ नहीं हुए, लेकिन हाँ मैं एक क्रेडिट दूंगा, एक क्रेडिट चेयरमैन का आपने जिक्र किया है कि पीटीआई जब हुकूमत में थी, और वो तो हम ये समझ सकते हैं ना कि क्योंकि वो जनूबी पंजाब से ज़ाहिर सीटें ज़्यादा थी, सेंट्रल में उनकी जो है ना वो पोजीशन वैसी नहीं थी, तो अगर वो उसी वक्त सूबा बना देते तो अल्टीमेटली उनको नुकसान होना था ना। तो ये तो उनकी तो चलो हमें ये बात हमें समझ आ सकती है,
लेकिन फिर ये जो दीगर जमातें हैं जो बाकायदा अपने मंशूर में भी यानी कि जिक्र ज़रूर करती हैं, तो वो क्यों यानी कि पीछे हट जाती हैं? मेरे ख्याल जो पावर पॉलिटिक्स है वो अपनी पावर जो है ना वो डिवाइड नहीं करना चाहती कोई भी जमात, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो। उनको ये पता है जब इधर एक अलहदा सूबा बन जाएगा तो सूबा पंजाब जो कि एक बहुत बड़ा सूबा है उसका जब वो डिवीजन हो जाएगी तो फिर उनकी जो वो ताकत है वो उस ताकत में कमी आएगी। लेकिन आप पीटीआई की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है, उसने कम से कम इस सूबे की बुनियाद के लिए यहाँ पे पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी, यहाँ पर अफसरान आके बैठे हैं, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग भी बन रही है। तो उससे लगता है, उससे एक हम समझते हैं कि ये एक अमली कदम है उस तरफ सूबा बनाने के हवाले से। अगरचे सूबा बना नहीं है, ना हमें कोई सीरियस एफर्ट नज़र आई, लेकिन इससे लगता है कि शायद इन फ्यूचर मुस्तकबिल में जनूबी पंजाब सूबा बन जाएगा। चलें, ठीक है नुमान, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अंजुम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तफसील से जो है वो हमें जनूबी पंजाब और ख़ासकर खानेवाल, मुल्तान, लोधरा जो है उसके जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ की डिटेल से जो है वो 16 डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न की जो 16 नशिस्तें हैं उसके बारे में तकरीबन सब कुछ इन्होंने डिटेल से बता दिया। सलमान, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपने कही अलग सूबे वाली, मेरे जहन में भी ये सवाल था कि इस दफ़ा तो उस तरह खुल के मंशूर का हिस्सा भी नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। मेरी ज़ुबान पे था। एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस और फिर दोबारा आते हैं। तो फिर जो दीगर इलाके हैं, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल और ननकाना साहिब, वहाँ का भी रुख करेंगे। वेलकम बैक जी। इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं और इलेक्शन में जो पंजाब के ख़ासकर जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त और जो मुकाबला है वो किन किन लोगों में, किन किन उम्मीदवारों में मुतवक्के है तगड़े मुकाबले, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। और इससे पहले हमने खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और विहाड़ी का जिक्र किया। अब ज़रा हम रुख करते हैं ओकाड़ा का, जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा साहब, जो कि कल शेखुपुरा और कसूर से भी हमें बिल्कुल। तो हसन, आप बताइए कैसी है सियासत ओकाड़ा की, कौन से हैवी वेट्स मद्दे मुकाबिल हैं और किसकी कैंपेन सख्त चल रही है? ज़रा ये एतबार से भी बड़ा मशहूर है ज़ाहिर है ये ओकाड़ा शहर खासकर। देखें, ओकाड़ा सलमान, इसमें कोई शक नहीं कि जिसमें सियासतदानों की गूंज इस्लामाबाद और लाहौर की सियासत में ओकाड़ा की सियासत है अपना लोहा तो मनवाया है। और साहिवाल डिवीज़न इसको ऐसे ही आम नहीं समझा जाता, बल्कि अगर ओकाड़ा की अगर बात करें तो सियासी कद इसका माजी में भी किसी भी बड़े शहर के सियासतदानों से कम नहीं रहा। बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है यहाँ की, आप ये कहना चाह रहे हैं? माजी के आप देखें, ब्यूरोक्रेसी हो, सहाफ़त हो, फिर अफवाज पाकिस्तान हो, सियासत हो, हर मैदान में यहाँ के लोगों ने अपना लोहा मनवाया और ओकाड़े का कद बढ़ाया है। और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ओकाड़े की शान बनाई है। ओकाड़े के लोग बड़े जो है वो मजबूत किस्म असाम के मालिक रखते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है माजी में तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो इसे मिनी लाड़काना कहा जाता था। 2008 से अगर पहले देखें, 2008 में पूरे साहिवाल डिवीज़न में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत जो है वो यहाँ से पोजीशन हासिल की थी। और अगर यहाँ के बड़े शहरों की बात की जाए, ओकाड़ा में तो हज़रत करमा वाले सरकार ओकाड़ा की पहचान है। फिर इसमें सियासतदानों के नाम लिए जाएँ, मोइन भट्टू, यासीन भट्टू, फिर इसी तरह जो है रियाजुल हक जज, राय असलम खरल के नाम हो, फिर इसी तरह रुबेरा ग्रुप हो, उसको भी आप नहीं छोड़ सकते, राउस्कंदर इकबाल हो, मंजूर भट्टू हो, सजादुल हसन। तो ये सारे बड़े नाम हैं जो सियासत में नुमाया है। हसन, हल्कों पे आ जाएं, हल्का वाइज शुरू चार करते हल्के हैं यहाँ के। NA 135 से जरा अगर हम शुरू कर लें कि कौन कौन से हैवी वेट्स हैं मद्दे मुकाबले? हल्का NA 135 यहाँ पे अगर देखा जाए तो नदीम अब्बास रुबेरा जो है वो 2013 में भी उनकी पोजीशन मजबूत थी, 90,000 वोट लिए थे। और 2018 में भी वो 92,944 वोट उन्होंने हासिल किए थे। और उनके मद्दे मुकाबिल सैयद शमशाम शाह बुखारी साहब थे जिन्होंने 60,337 वोट लिए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब जो है मुस्लिम लीग नून के नदीम अब्बास रुबेरा साहब है और PTI के मलक अकरम भट्टी साहब है। लेकिन यहाँ पर अक्सरियती जो मैंने हल्का विजिट किया, यहाँ पर नदीम अब्बास रुबेरा साहब की पोजीशन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और वो कदरे इनसे आगे हैं। और छोटी सीटों पे मुकाबला हम देख सकते हैं, लेकिन बड़ी सीट पर जो नदीम अब्बास रुबेरा है
मैं समझता हूं कि वो उन्होंने कई हलकों में अपना वोट अपने साथ जो है वो अटैच किए रखा, क्योंकि माजी से इनका एक जो है वो सियासत से ताल्लुक है, इनके बड़ों का भी, और उन्होंने अपने वोट अपने साथ अटैच किए रखा है। जबकि 2008 में यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुश्तबा जीते थे, जिससे मैंने बताया कि उस टाइम पीपल्स पार्टी का रूज था। उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है इस पूरे हल्के में पोजीशन लेती चली गई। और अब अगर देखा जाए तो हल्का NA 136 रियाजुल हक यहाँ से ये भी बहुत अहम हल्का है। इस हल्के में रियाजुल हक जीते थे बहुत बड़ी लीड से, 1,40,000 वोट इन्होंने लिया था। और इनके मध्य मुकाबिल राव सिकंदर इकबाल साहब के साहबजादे थे, राव हसन इकबाल तरीके इंसाफ की तरफ से थे, उन्होंने 76,000 वोट लिया था। लेकिन अब भी रियाजुल हक जज के मध्य मुकाबिल राव हसन सिकंदर हैं जो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। लेकिन इनके साथ चौधरी सज्जादुल हसन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनके वालिद भी जो है वो मजबूत सियासतदान थे, चेयरमैन की पोजीशन से इन्होंने सियासत शुरू की थी और ये भी एक असर सुख रखते हैं। इन्होंने भी जो है 2008 में अच्छी पोजीशन से मार्जिन से यहाँ से 77,795 वोट लिए थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जहाँ पर रियाजुल हक जज हैं, चौधरी सज्जादुल हसन है, राव हसन अख्तर हैं, अशरफ खान सोना ने भी कागज़ जमा करवाए हुए हैं, इसी तरह मेहर अब्दस्तार और बाकी भी कुछ लोग हैं। लेकिन मुकाबला भी हमें जो है कदरे छोटी सीटों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी सीटों पे जो कहा जा सकता है कि रियाजुल हक जज ने अपने वोट अपने साथ अटैच किया हुआ है काफ़ी सारा कुछ हलकों में, क्योंकि यहाँ पर उनकी मिल भी है, कुछ उनका अच्छा खासा राई वोटर भी इनके साथ है। फिर राई है ना, 2008 के बाद हमने देखा राई डिवाइड हो गया इस पूरे हलके में, जिसकी वजह से कुछ जो है सज्जादुल हसन चौधरी की तरफ चले गए, कुछ आरिफ चौधरी साहब की तरफ चले गए, कुछ रियाज साहब के पास चले गए, वो डिवीज़न हो गई जिसकी वजह से काफ़ी। लेकिन अब जो है 2018 में रियाजुल हक जज अच्छी पोजीशन से जीते थे, अब भी हमें लग रहा है किसी अच्छी जगह पर है। लेकिन पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर कैंपेन कर रही है और तरीके इंसाफ की भी किसी हद तक NA 137 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बड़े मार्जिन से जो है वो पिछले इलेक्शन में PMLN जीती थी। बिल्कुल सलमान, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ पर राव मोहम्मद अजमल खान जो है वो 2018 में जीते थे 1,43,000 वोट लेकर, और इनके मध्य मुकाबिल जो तरीके इंसाफ के थे उन्होंने तकरीबन 90,000 वोट लिए थे सैयद गुलजार हुसैन सप्तान शाह साहब ने। और 2013 में भी नून लीग की सीट थी, सैयद हुसैन शाह करमानी साहब यहाँ से जीते थे, और फिर आगे 2008 में सैयद शमसाम यहाँ से जीते थे। यानी मुकाबला काफ़ी टफ चला आ रहा था। 8 के बाद तो हमने देखा कि नून लीग का पलड़ा यहाँ पर भारी होता दिखाई दिया। लेकिन अब जो है मुस्लिम लीग नून के राव अजमल उन्होंने वो खुद तो नून लीग की टिकट ले ली, लेकिन नीचे जो है MPA की टिकट अपने जो है वो बेटे को दे दी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो सिचुएशन ख़राब होगी। अब वो ऊपर तो नून लीग के कैंडिडेट है, नीचे नून लीग के कैंडिडेट की मुखालफत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो साद है वो काफ़ी मसला बना हुआ है। साद अजमल खान का मुकाबला काफ़ी बना हुआ है। लेकिन जो इनका जो नून लीग का फिर नाराज़ वोटर है वो अली रज़ा गिलानी की तरफ चला गया। ये बहुत बड़ा हुजरा शाम के पीर अफजाल साहब का जो है वो पूरा चलता आ रहा है, अली रज़ा गिलानी साहब। और फिर आपको पता है यहाँ पर जुगनू मोहसन नजम सेठी साहब की जो है वो अहलिया, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ती रही, वो भी जो है उन्होंने भी कह दिया आप आज़ाद हैं। वो भी इंडायरेक्ट उनका पूरा धरा अच्छा खासा ग्रुप था, उन्होंने अब अपना आज़ाद भी खड़ा किया। लेकिन जो NA की सीट है वो भी अली रज़ा गिलानी साहब को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टफ कंपटीशन बढ़ जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में। अलबत्ता जो है वो राव अजमल साहब के लिए काफ़ी कंपटीशन बन गया है, जो माजी में वो समझ रहे थे कि नहीं बनेगा, लेकिन अब काफ़ी कंपटीशन बन गया और नून लीग का वोट ही जो है इस हल्के में डिवाइड हो गया है। ठीक, NA 138 में जो है पिछली मरतबा जो है वो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हुआ था, नेक टू नेक। मंजूर भट्टू साहब का हल्का है जी, और मंजूर भट्टू साहब आपको पता है कि बड़े तगड़े यहाँ पर जो है वो जिम्मेदार भी हैं, अच्छा खासा उनका वोटर भी है, अटैच रखते हैं अपने साथ। और फिर उनके मध्य मुकाबिल मोइन भट्टू हैं, और मोइन भट्टू भी कोई आम बंदा नहीं है। यासीन भट्टू 86 से शायद मुझे याद पड़ा 88 में वजीर ख़जाना भी रहे थे, और फिर उससे आगे चले जाए तो 77 की कैबिनेट में, भुट्टो की कैबिनेट में भी वो वजीर रहे थे यासीन भट्टू। उनके भाई हैं मोइन भट्टू जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो नून लीग के कैंडिडेट हैं। और 2018 में वो 1,18,000 वोट लिया था उन्होंने, और मियाँ मंजूर भट्टू साहब ने 1,05,000 वोट लिया था। अब जो तेजे के भट्टू मंजूर भट्टू साहब है और जो ठक्कर के भट्टू हैं, अब उनके दरमियान मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि भट्टू के आगे शाखें हैं ना, फिर जिससे आपको पता है बुशरा बीबी वो भी एक भट्टू थी, खड़े के भट्टू वो भी एक भट्टू है, इनकी फिर आगे शाखें निकलती चली जाती हैं। तो यूँ अगर देखें तो यहाँ पे मोइन भट्टू और मंजूर भट्टू के दरमियान मुकाबला होगा। अलबत्ता मियाँ अरशद अली खान साहब हैं तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता,
तो यहाँ पर जो है वो कुछ कंपटीशन बन रहा है। अलबत्ता वो मोइन भुट्टो साहब के लिए किसी ये हल्का ईजी नहीं रह गया, क्योंकि बाकी जो लोग हैं ना उन्होंने भी काफी वर्क किया है, जिसकी वजह से अब जो है वो अब बन गया है, काफी वोट बन गया। मुकाबला सख्त हो सकता है यहाँ पे भी। हसन रजा, साहिवाल की तरफ चलते हैं। N141 और 142, 143, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? फर्दन बताइए। साहिवाल या पहले पाकपतन का जिक्र करेंगे वो? जी बिल्कुल, चले साहिवाल लेते। देखिए पाकपतन भी आपको पता है बड़ा, ये आपने वो जिक्र कर दिया था ना, तो मैं इसलिए पाकपतन मैंने कहा पहले बात कर लेते हैं। देखिए पाकपतन इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा शहर है और कई जहतों से इसकी अहमियत है, और ख़ास तौर पे जो है शेख फरीदुद्दीन के नाम से पहचाना जाता है, और मसूदगंज शक्कर का पूरा वहाँ पर दरबार है, लोग उनके साथ जाने पहचाने जाते हैं। ये तो अब कुछ अरसा हो गया, बुशरा बीबी और खावर मानिका की जो है वो बातें शुरू हो गई और उनकी बातें शुरू होगी। अदरवाइज़ इस हल्के का इस ज़िले का बहुत बड़ा मुकाम है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस उकाड़े का अपना मुकाम है, पाकपतन शरीफ का अपना बहुत बड़ा मुकाम है। तो यहाँ पर भी जो हम देखें तो ग़ुलाम मोहम्मद अहमद मानिका साहब का एक अच्छा बड़ा ख़ानदान था, जो यहाँ से माजी में जो है वो बड़ी पोजीशन रहे थे और वहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे। तो उनके जो है वो साहबजादे हैं अहमद रज़ा मानिका, जो कि बुशरा बीबी के साबिक हस्बैंड थे खावर मानिका, उनके भाई हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो बनता है हल्का NA 139 पाकपतन का। तो अहमद रज़ा मानिका 2018 में 1,18,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे, और मोहम्मद शाह खग्गा साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, 90,000 वोट लिए थे। और 2013 में तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर थी और वो यहाँ से दूसरे नंबर पर आ गई थी, यानी 27,000 से 90,000। हवा चलती है ना तो किसी हद तक वोट कन्वर्ट होता है, और यहाँ के अवाम में भी जो है काफ़ी हद तक बरादरीज़म पे भी कुछ जो है वो फोकस करते हैं। लेकिन शहर का वोट जो है वो आप ये कह सकते हैं थोड़ा, और कुछ हल्के हैं देहात, वो अब वो बरादरीज़म पे नहीं चल रहे। जो मैंने हल्के का विज़िट किया है, यहाँ पर अहमद रज़ा मानिका नून लीग की तरफ से हैं, और जो है राव जमील हाशिम साहब आज़ाद हैं, और राव उमर हाशिम जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। ता मोहम्मद मानिका साहब भी यहाँ से आपको पता है इलेक्शन लड़ते रहे, वो अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद है। और अलबत्ता हमें यहाँ पे मुकाबला जो है वो किसी हद तक देखने को मिलेगा। लेकिन अहमद रज़ा मानिका का जो वोट है ना, वो कई जगहों पे बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट है, क्योंकि इनके वालिद साहब का वोट चला आ रहा है, और इनका एक अच्छा खासा वोट आप कह सकते हैं कि वो अटैच है, जो उनके साथ माजी में आस्ता आस्ता ले जा रहे हैं। अलबत्ता 2013 में भी नून लीग की सीट थी, 8 में भी नून लीग की सीट थी, और 18 में भी नून लीग की सीट थी, और अब भी आपके सामने ही है कि जो है हालात किधर जाते हैं। लेकिन काम तो नून लीग वाले भरपूर तरीके से इस हल्के में चला रहे हैं। अब दूसरा हल्का है पाकपतन का NA 140। ये राना इरादत साहब जो है वो हमेशा से 2018 में इन्होंने बड़ी कैंपेन की थी, मैंने इलेक्शन कवर किया था, भरपूर तरीके से था, और 1,38,000 वोट लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था उस वक्त ये इतना वोट ले लेंगे, क्योंकि 2013 में 71,804 था, लेकिन उन्होंने बड़ी कैंपेन की थी, लेकिन और उन्होंने वोट अपने साथ अटैच करके 1,38,000 पे ले गए थे। और इनके मद्दे मुकाबिल जो थे वो भी बड़े तगड़े हैं। मियाँ मोहम्मद अमजद जोया PTI के तरफ से थे, उन्होंने भी 1,01,000 से समथिंग वोट लिया था, और वहाँ पर भी मुकाबला देखने को मिला। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ की जो है ना यहाँ पर, वो राजा तालिया साज साहबा, अब वो जो है वो यहाँ से इंतखाब ये दोनों के दरमियान होगा, और लगभग कोई तीसरा भी अगर आ जाए तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है ये सही। हसन, तो फिर बड़े साहिवाल की तरफ, साहिवाल के हल्कों का जिक्र कर लेते हैं। N 141 में बताएं क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, आपको साहिवाल आपने पहले भी कहा, साहिवाल इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा आम ज़िला है, और यहाँ पे भी बड़ी बड़ी शख्सियात साहिवाल से जुड़ी हुई है, और ये आखिरी ज़िला है, इसके बाद साउथ पंजाब शुरू हो जाता है। और साहिवाल जो NA 141 है, यहाँ पे 2008 में नून लीग थी, 13 में नून लीग थी, 18 में भी नून लीग थी, और सैयद इमरान अहमद शाह जो है वो मुसलसल उन्होंने अपने वोटों को अपने साथ अटैच किए रखा। और मैंने जब इस हल्के में विज़िट किया तो पता चला कि ये लोगों की खुशियों गमियों में भी तक जाते थे। एक्सेस इन्होंने अवाम को, वोटर को अपने साथ अटैच होने से नहीं छोड़ा। यही वजह है कि हल्के कुछ इनके बड़े स्ट्रॉन्ग है, और जबकि इनके मद्दे मुकाबिल राना आमिर शहजाद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता। और बाकी अगर बात किया, राना आमिर शहजाद 2018 में तीसरे नंबर पर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे, उन्होंने 22,778 वोट लिया था, और 2013 में भी इन्होंने 22,616 वोट लिया था। तो जो अगर देखा जाए तो नून लीग का यहाँ पर पलड़ा किसी हद तक जो है वो कई आम हल्कों में भारी है। लेकिन तहरीक इंसाफ के बैनर मैंने कई जगहों पे देखे हैं
जो उनके हमायत याफ्ता हैं, राना आमिर शहजाद, वो भी काम कर रहे हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी मैंने देखा तकरीबन पूरे साहिवाल हो, ओकाड़ा हो, पाकपतन हो, वहाँ पर उन्होंने अपने उम्मीदवार बड़े किए हैं, और तरीके लबैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं। सही, तो अच्छी कैंपेनिंग हो रही है यहाँ पे, और आप जो ये कह हल्का रहे हैं हसन। 142 है, जी जी बिल्कुल कैंपेन जो है, अब ये आप देखें गुज़श्ता चंद एक दिनों में, मैं कई दिनों से ये चीज़ें पंजाब में देख रहा हूँ, गुज़श्ता चंद दिनों में कैंपेन बढ़ती चली गई है, बैनर्स लगने शुरू हो गए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज हो गया। इसी तरह इन हलकों में भी, साहिवाल डिवीजन में भी यही देखने को मिल रहा है। 142 में क्या सिचुएशन है यहाँ पर हसन? देखा जाए तो चौधरी मोहम्मद अशरफ, जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, हल्का N 142 में जो 2013 और 18 में नून लीग की जो है वो पलड़ा भारी था, और चौधरी अशरफ साहब जो माजी से 13 में 18 में उन्होंने जीता, फिर नून लीग ने उन्हीं को टिकट दिया है, और वहाँ पर 94,000, फिर उसके बाद 18 में इन्होंने 1,29,000 वोट लिया। तो यूँ अगर इनका वोट तो बढ़ा है, लेकिन इनके मद्दे मुकाबिल जो है वो PTI के मोहम्मद उस्मान साहब हैं, उनके हमायत याफ्ता, और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम फरीद काटिया साहब भी हैं, इन्होंने भी 18,000 वोट लिया था। अब ये भी बड़ी जो है वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं कि शायद वो किसी हद तक वो तीसरे पे थे तो अब उठ के दूसरे नंबर पर आ जाए। तो यहाँ पर भी कैंपेन तो हो रही है, लेकिन जो है वो चौधरी मोहम्मद अशरफ जो है वो भी कैंपेन कर रहे हैं। उनके बैनर मैंने काफ़ी जगह देखे, लेकिन इनके मद्दे मुकाबिल जो दूसरे लोग हैं उनके बैनर मैंने जो है वो ग्राउंड पर अगर जाए तो वहाँ पर नहीं देखे। इनकी कॉर्नर मीटिंग्स में उनके मुखालिफिन की जो है वो कदरें कम है उनके, बल्कि काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं इस पूरे हल्के में। लेकिन वोटर जो है वो बड़ा जो है वो पुरजोश है कि वोट कास्ट करने के लिए। जिन हल्कों की आप बात कर रहे हैं साहिवाल के, हसन, हसन, दिलचस्प बात ये रही है कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें वोटर टर्नआउट जो है यहाँ बहुत ज़्यादा था। यही वजह है कि भारी मार्जिन जो है वो लेके कामयाब हुए थे। ये बड़ी खुशाइन बात है कि लोग जो है वो 56% या 60% तक जो है वो टर्नआउट जो है वो देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, सारी तकरीबन लगभग अगर देखा जाए तो 50 से ऊपर ही टर्नआउट जो है वो दिखाई दे रहा है। साहिवाल हो, काड़ा हो, पाकपतन शरीफ हो। जो हल्का N 143 है, ये जो है बड़ा मज़ेदार हल्का है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद होगा जब ज़िमनी इंतखाब था तो यहाँ पर भी एक जो 2022 में हुआ था, तो ज़िमनी इंतखाबात भी एक हुआ था, तो वहाँ पर भी पता चला था कि जो कुछ लोग निकले थे तरीके इंसाफ से और हमायत याफ्ता थे नून लीग के, वो हार गए थे, बड़ा उनको सदमा हुआ था। वो फिर जो है उन्होंने नुमान लंगरियाल साहब IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट करके उनको वो टिकट दे दी है, और उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो राय हसन नवाज साहब हैं तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता। और अगर देखा जाए तो 2018 में PTI इस हल्के से जीती थी 1,40,338 वोट लेकर, और 2013 में राय हसन नवाज PTI की सीट जीते थे 88,000 वोट लेकर, और 2008 में ये पीपल्स पार्टी की सीट थी, 70,000 वोट लिया था। यूँ अगर देखा जाए तो इस पूरे हल्के में जब क्योंकि ऊपर टिकट नहीं मिली नून लीग के उम्मीदवारों को, तो जो उनके बड़ी टिकट के अफराद थे वो डिवाइड हो गए। अब वो जो है वो मलक नुमान लंगरियाल के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं ग्राउंड पर, और वो जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं PTI के उम्मीदवार राय हसन नवाज की तरफ, क्योंकि वो माजी में 2013 में जीते थे तो उन्होंने कुछ अपना वोट अपने साथ अटैच भी किया रखा है। और नुमान लंगरियाल साहब की जो है वो, आपको याद है जहांगीर तरीन साहब बहुत उनके करीबी हैं, बल्कि ये कहा जाता है जहांगीर तरीन साहब ने मुझे एक दफ़ा ये बात कही थी कि उस्मान बुज़दार से कई दर्जे बेहतर नुमान लंगरियाल थे अगर चीफ मिनिस्टर होते, तो उनके तो वो कहते हैं ना बहुत दिल के भी बड़े करीब है नुमान लंगरियाल IPP के, लेकिन ये हो नहीं सका। तो हसन, जिस तरह इलेक्शन में वक्त कम और मुकाबला सख्त है, इसी तरह यहाँ पे भी वक्त कम और हमारे पास हल्के ज़्यादा हैं, सबका हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं लोगों तक। ननकाना साहब पे आ जाते हैं, NA 111 यहाँ पे क्या सूरत हाल है? 111 देखिए, यहाँ पर 2008 से 2018 तक बरजीस ताहिर साहब जीतते रहे हैं, 40,000 वोट, फिर 82,000 वोट, फिर उनका वोट कम हुआ चौधरी बरजीस ताहिर साहब का 2018 में वो 71,000 पे वोट आ गया। अभी मैं जब ग्राउंड पे पहुंचा हूं तो वहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बरजीस ताहिर साहब से लोग जो है वो खुश नहीं हैं। कुछ हल्के ऐसे हैं, क्योंकि जो खास तौर पे शहरी हल्का है वो काफ़ी टफ जो है वो इनको वक्त देगा, क्योंकि वहाँ पे हालात काफी तब्दील हो गए। कुछ नहीं है, अभी तो वहाँ नवाज शरीफ साहब गालिबन गए थे, एयरपोर्ट बनाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन जीत गए तो यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे। देखिए वो सलमान, ये आपकी बात बड़ी अच्छी है, बड़े बड़े दावे, ऐलानात, बयानात हों, लेकिन अवाम हकीकत के बहुत करीब जाना चाहती है।
वो कहती है वो शख्स हो जो कम अज़ कम हमसे मुलाकातें भी हों, हमारे मसले मसाइल भी हल हों। मुलाक बात है बरजीस ताहिर मुसलसल जो हैं वो 8 से जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है उनको कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी टफ होगा। जो इनके मध्य मुकाबिल हैं अरशद शाही, वो उतना उनका बड़ा कदकार तो नहीं है, लेकिन उनकी कैंपेन हो रही है इस पूरे हल्के में, अवाम उनके साथ अटैच हो रही है। अब जो है बरजीस ताहिर साहब वो शाहकोट सागला वाले कुछ इलाकों में बड़ा काम कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा है कि यहाँ पे उनको बड़ा धचका लग सकता है और उनकी सीट जा भी सकती है, लेकिन वो उस चीज़ों को देखते हुए उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फिर आगे तारक मोहम्मद बाजवा साहब भी हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा इस हल्के में। आगे आता है जी के उसमें 112 मैं कल्ला ही काफ़ी जी जी मैं कल ही काफ़ी हूँ। आपको याद है ज़िमनी इलेक्शन में बानी पीटीआई यहाँ से जीते थे, लगभग उन्होंने 10,000 की लीड ली थी शिजरा मनसब से। वहाँ पे बड़ा कंपटीशन था। वो ब्रिगेडियर जाज शाह साहब, बड़ा उनका कमाल का वहाँ पे वक्त था। ब्रिगेडियर जाज शाह साहब ने वहाँ बहुत काम किया हुआ उस हल्के में, यूनिवर्सिटी के लिए। फिर ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के हवाले से बहुत काम किया हुआ उन्होंने, सिखों के लिए बहुत काम किया, उस हल्के के लिए बड़ा जाज शाह साहब ने काम किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिजरा मनसब मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं और ब्रिगेडियर जाज शाह साहब जो है वो तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता हैं। इनके दरमियान में जो है वो मुकाबला होगा और हो सकता है, क्योंकि कई जगह मैंने देखी है वहाँ पर ब्रिगेडियर जाज शाह साहब के साथ लोग अटैच है और कहीं पर मुस्लिम लीग नून का है। वहाँ पर आपको याद है कि अभी कुछ रोज़ कबल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए थे, बड़ा ज़बरदस्त और दबंग खिताब किया था, जहाँ पे हमें लग रहा था कि कुछ मंशूर के कुछ नकात भी रखे, उन्होंने रखे भी थे। और लेकिन आपने बड़ी डिटेल के साथ इन तमाम हलकों के बारे में बताया, कौन कौन सी पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ पर हैं, किसका पलड़ा भारी है, लोग क्या सोचते हैं, हल्के के मसाइल क्या हैं। हल्के के मसाइल में से थोड़े कम डिस्कस होते हैं हमेशा, दो आई वांट के थोड़ा सा हम ऐड करें। ये सब चीजें हसन आपने बताई, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम चिन्योट, टोबर टेक्सिंग और जंग के बारे में जो है वो बात करेंगे। मियां अंजुम हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मुख्तलिफ हलकों की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वो ओकाड़ा पाकपतन साहिवाल ननकाना साहब की बात की थी और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां अंजुम, जो कि हमें बताएंगे चिन्योट, टोबर टेक्सिंग और झंग की सूरत हाल। तो चिन्योट से शुरू करते हैं। मियां अंजुम, कल भी आप हमारे साथ थे और फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ हलके थे बड़ी दिलचस्प मालूमात आपने फराहम की थी। तो चिन्योट NA93 में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सलमान, सबसे पहले तो बताता चलूँ, चिन्योट फर्नीचर के एतबार से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में माना जाता है। बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है। सानिया, अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो मेरे घर में है, बताइएगा। अच्छा सलमान, अगर मुझे ऑफर की थी अरे ज़बरदस्त। अच्छा, NA93 गुलाम मोहम्मद लाली, NA93 गुलाम मोहम्मद लाली आज़ाद हैसियत में खड़े हैं, हमायत याफ्ता PTI के। इनके मद्दे मुकाबल हैं, वो भी आज़ाद हैसियत में हैं, गुलाम अब्बास नस्वाना। और पीपल्स पार्टी के जो हैं यहाँ से एक उम्मीदवार हैं, लेकिन वो इतने को मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं। जबकि नून लीग की जानब से सैयद मोहम्मद रज़ा बुखारी जो हैं वो उम्मीदवार चुने गए हैं। गुलाम मोहम्मद लाली का मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ। मुस्लिम लीग नून की जानब से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, उसके बाद PTI ज्वाइन की और 2018 में भी विन किया। 2023 में इन्होंने टिकट की डिमांड की, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन हमायत ज़रूर की गई। ये इसी हल्के से गुलाम बीबी बरवाना, जो बेसिकली जंग से बिलोंग करती हैं, लेकिन इस दफ़ा चिन्योट में आ गई हैं, क्योंकि चिन्योट और जंग की हल्का बंदियाँ बिल्कुल एक दूसरे के कॉर्नर के साथ बिल्कुल मिलती हैं, दोनों ज़िला के दरमियान मिलती हैं, तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर एक नाम जो है गुलाम अब्बास नस्वाना, मेंबर पंजाब बार कौंसल हैं, मुख्तदर हलकों में असर व रसूख रखते हैं, वो भी यहाँ से इस वक्त आज़ाद हैसियत में कॉन्टेस्ट जो है वो लड़ रहे हैं। दो जो अहम शख्सियात हैं, गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम अब्बास नस्वाना, इनके दरमियान बड़ा मुकाबला होगा इस हल्के में। जो गुलाम मोहम्मद लाली हैं, इनके जो मद्दे मुकाबल थे गुलाम अब्बास नस्वाना, वो 17,000 वोटों से उन्होंने आखिरी इंतखाबात में शिकस्त खाई थी। जो पीपल्स पार्टी के थे वो इस दफ़ा MPA की सीट पर लड़ रहे हैं, उसका भी भरपूर फ़ायदा गुलाम मोहम्मद लाली को होगा। चिन्योट बेसिकली यहाँ पे ज़ात पात रंग नस्ल के जो हैं वो वोट होते हैं। लालियाँ जो हैं, गुलाम मोहम्मद लाली का इलाका है, वहाँ पर ग्रिड स्टेशन बनवाया, सड़कें बनाई
और बहुत सारे ऐसे तरक्याती काम किए जिसकी वजह से लाली ख़ानदान का अपना एक वोट बैंक, अगर कहा जाए 15 से 20 हज़ार वोट वो लेके चलते हैं, वहाँ से उनकी काउंटिंग स्टार्ट होगी अगले वोटों की, तो ये बेजान ही होगा। गुलाम मोहम्मद जो नसवाना है वो भी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, आज़ाद हैसियत से जीते रहे हैं, उसके बाद मुख्तलिफ पार्टियों में भी गए हैं, उनकी जानब से भी एक अच्छी कैंपेन ज़रूर की जा रही है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सैयद मोहम्मद रज़ा बुखारी, उनको जो टिकट दिया गया वो किस बेस पे दिया गया था कि नवाज शरीफ एक दफ़ा चुनियोट में आए थे, उनके लिए उन्होंने अच्छे जलसे का एहतमाम किया था और इस दफ़ा उन्हें टिकट दे दिया गया। नून लीग की जानब से कोई मारूफ शख्स जो है वो मैदान में नहीं उतारा गया। बिलावल भुट्टो भी अगर तो कहा जाए कि चिन्योट का PTI की गालिबन, हमायत मुझे याफ्ता, दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं कहता हूँ, वो आए थे चिन्योट, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, चुनियोट उन्होंने एक जलसा किया, एक अच्छा जलसा किया, लेकिन उसका जो टोटली इम्पैक्ट है वो अगले हल्के में जिसका हम जिक्र करेंगे NA-94 में नज़र आएगा। सलमान NA-93 में गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम अब्बास नसवाना दोनों ही आज़ाद उम्मीदवार हैं। एक को PTI की हमायत हासिल है, दूसरे को वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन जीते रहे हैं। दोनों ही डिमांड कर रहे थे PTI का टिकट, लेकिन PTI का जो टिकट है वो गुलाम मोहम्मद लाली को दिया गया, उनकी हमायत भी हासिल है, अच्छा वोट बैंक है। तो NA-93 में इन दो आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान एक तगड़ा मुकाबला होगा। गुलाम बीबी बरवाना जो कि इंतखाबात जीती आई हैं, 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली रही हैं। आगे बढ़ते हैं, NA-94 का जिक्र करते हैं, जरा वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। NA-94 मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख हैं, जबकि PTI के मोहम्मद खालिद हैं, हमायत याफ्ता हैं, और यहाँ पर जो आपने जिक्र किया बिलावल भुट्टो का सैयद अनायत अली शाह, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। कैसर अहमद शेख का मैं बताता चलूँ, लास्ट 3 इंतखाबात वो यहाँ से जीत चुके हैं, 2018, 2013 के और 2008 के इंतखाबात। गुज़श्ता दिनों कैंपेन के दौरान उन्हें एक पत्थर भी लगा, ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन उनका एक काफ़ी वोट बैंक है। शेख फैमिली है, उनका वोट बैंक है, उनका बिज़नेस है, एक निजी यूनिवर्सिटी के मालिक हैं और काफ़ी काम जो है हल्के में करवाते रहते हैं। जो PTI के हमायत याफ्ता है मोहम्मद खालिद, वो अराइन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई वोट बैंक नहीं है, कोई असर रसूख नहीं है, लेकिन PTI की जानब से उनकी हमायत की गई, आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं। सैयद अनायत अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कदरे बेहतर उम्मीदवार हैं PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार की निस्बत। उनकी पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है, 2008 से 2013 के दरमियान मेंबर कौमी असम्बली भी रहे हैं। 2013 में उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी, वो हार गए। 2018 में भी वो यहाँ से शिकस्त खा चुके हैं कैसर अहमद शेख से, और अब दोबारा इंतखाब में उतरे हैं। यहाँ पे जो आबादी है उसका तनासुब जो है वो ज़्यादातर देही आबादी है। देही आबादी का भरपूर फ़ायदा जो है वो ज़ात पात और दड़ेबंदी की सियासत में जो है वो सैयद अनायत अली शाह उठाएंगे। तो दोनों के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। अगर कहा जाए NA-94 में मुस्लिम लीग नून और उसके अलावा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, तो इनके दरमियान एक अच्छा और कांटे का आगे मुकाबला बढ़ते हैं। देखने को तोबा मिलेगा। टैक्सिंग की तरफ हम चलें, 3 यहाँ के हल्के NA 105 से 107 तक, इन सब की भी सूरत हाल बताइए। शुरू करते हैं 105 से। सानिया, अगर तोबा की बात करें, NA 105 की बात करें, तो गोजरा की बात ना करेंगे तो ये ज़्यादती होगी। इस जगह को पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का नर्सरी कहलाती है। बड़े बड़े नाम यहाँ से पैदा हुए, यहाँ से चैम्पियन बनाया उन्होंने। जितने पाकिस्तान ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीते हैं, गोजरा की नुमाइंदगी वहाँ पे ज़रूर रही है। NA 105 जिसका जिक्र आपने किया, ये गोजरा से ही ये हल्का उन्हीं हल्का बंदियों में आया है। यहाँ से चौधरी खालिद जवेद बड़ाइच, जो खुद मुस्लिम लीग नून में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनके भाई, इनके भतीजे वो PTI में हैं। तो इनके दरमियान, दोनों के दरमियान, भाइयों के दरमियान एक मुकाबला था, लेकिन इस दफ़ा PTI की जानब से इनके ना तो भाई की हमायत की गई, ना भतीजे की हमायत की गई। उसामा हमज़ा आज़ाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है, वो इनके मद्दे मुकाबले हैं। खालिद जवेद बड़ाइच, इनका बेसिकली जो बिज़नेस है वो ट्रांसपोर्ट का है, बड़े ट्रांसपोर्टर के नाम पर जाने जाते हैं। जबकि उसामा हमज़ा जो हैं, जो इनके मद्दे मुकाबले हैं, वो पहले मुस्लिम लीग नवाज़ में रहे और उसके बाद उसामा हमज़ा के वालिद जो थे वो 1988 में NA 73 से जो है वो उन्होंने जो यहाँ से इंतखाब जीता था। लेकिन इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद जो उनकी पार्टी थी, उसके बाद 90 में वो दोबारा मुंतखब हुए। 2002 में मोहम्मद हमज़ा ने दोबारा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। 2008 में भी उनको नाकामी का सामना रहा था।
2012 में मोहम्मद हमजा को नून लीग की जानिब से सेनेटर बनाया गया था। 2013 में मोहम्मद हमजा ने पीटीआई का हमायत का ऐलान किया और उनके बेटे उसामा हमजा को पीटीआई का टिकट मिला था। और 2018 में भी उसामा हमजा एक बार फिर पीटीआई के टिकट पर उम्मीदवार बने, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे थे। तो इस हल्के में भी सानिया 2 उम्मीदवार हैं। चौधरी खालिद जवेद वड़ाइच मुस्लिम लीग नून के हैं, जबकि उसामा हमजा पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं। और चौधरी खालिद जवेद वड़ाइच के जो भाई हैं और भतीजे हैं, उन्होंने उसामा हमजा की हमायत का ऐलान किया इस हल्के में। तो दोनों जो उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। सही। तो NA 107 में क्या सूरत हाल है मियां अंजुम? NA 106, 105 के बाद सानिया 106 जुनेद इतने सारे NA हैं मियां अंजुम के बस निकल गया मेरे जहन से। आप बता दीजिए 105, 106 बता दीजिए, हम मिस नहीं करेंगे, सारे पूछेंगे। चौधरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, खालिद नवाज जो हैं वो आज़ाद हमायत याफ्ता हैं तहरीक इंसाफ के, जबकि चौधरी अशफाक जो हैं वो यहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी टोबा टेक सिंह का इलाका है, ये कमालिया का इलाका है, यहाँ से चौधरी सरवर बिलोंग करते हैं। चौधरी सरवर मुस्लिम लीग नून के दौर में भी गवर्नर पंजाब रहे, पीटीआई के दौर में भी गवर्नर पंजाब रहे, पीटीआई छोड़ दी, मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली। ये उनका अगर कहें तो उनका आबाई हल्का कहलाएगा। यहाँ से 2008-13 3 मरतबा और उसके बाद 2018 में भी जो है वो जुनेद अनवार चौधरी जो है वो जीतते रहे हैं। जुनेद अनवार 2008 के आम इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे। 2013 में भी उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और भारी अक्सरियत से चौधरी मोहम्मद अशफाक को जो है वो शिकस्त दी। उसके बाद खालिद नवाज जो है वो इसलिए हमायत याफ्ता बने हैं तहरीक इंसाफ के कि चौधरी अशफाक ने जो है वो मुनहरिफ हो गए थे। 9 मई के वाक़यात के बाद जैसे कि रियासत की जानिब से एक्शन नज़र आया, तो उसके बाद चौधरी अशफाक मुनहरिफ हो गए। एक बड़े बिजनेसमैन है, एक बड़ा जो ब्रांड है पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी वो रन कर रहे हैं, इनके बेटे भी साहबजादे भी, लेकिन इस दफ़ा वो आज़ाद हैसियत से यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। खालिद नवाज आज़ाद हैसियत से हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। मुमकिनात में शामिल है, आज हमारे ज़राए ने बताया कि चौधरी अशफाक हो सकता है पीटीआई के हमायत याफ्ता खालिद नवाज की आज उनके दस्तबरदार हो जाएं, तो एक अच्छा मुकाबला दोनों के दरमियान देखने को मिलेगा, जिसमें जुनेद अनवार चौधरी हैं और खालिद नवाज हैं। ठीक हो गया सानिया। चलिए अब NA 107 के बारे में बता दीजिए, जिसकी मुझे बड़ी जल्दी थी पूछने की। यहाँ पर चौधरी असदुर रहमान है, मुस्लिम लीग नवाज के हैं और पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं मोहम्मद रियाज फतियाना, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद याकूब हैं। चौधरी असदुर रहमान का मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो उम्मीदवार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के बेटे हैं और यहाँ से अनफॉर्चुनेटली ये इंतखाबात तो हारते रहे हैं। 2002, 2008, 2013, 2018 में लगातार इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसी खानदान को इन्हीं को ही टिकट दिया गया है, जबकि रियाज फतियाना मुस्लिम लीग काफ में होते थे, चौधरी परवेज़ अलाई के साथ इनकी नहीं बनी। 2013 में इन्होंने मुस्लिम लीग काफ को छोड़ा, पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली 2013 और 2018 में यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, डटे रहे, इमरान खान के साथ रहे, स्पीकर कौमी असम्बली की भी जिम्मेदारियाँ निभाई। जब असद कैसर के बाद स्पीकर का रोल भी करना रहा, गालिबन भाई हैं। नहीं, जो जुनेद चौधरी असदुर रहमान है इनके बेटे हैं। अच्छा, ये सिर्फ 2 भाई हैं सलमान। यहाँ पर ये जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के बेटे हैं, बड़े सबसे इनके साहबजादे हैं ये। और ये 2 जो हैं फैमिलीज़ हैं, ये यहाँ पर इंतखाब में हैं। और मोहम्मद याकूब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, ये इतने मजबूत उम्मीदवार तो नहीं हैं, लेकिन कुछ इनका वोट बैंक यहाँ पर है, इनको बरादरी का वोट यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो बेसिकली मुकाबला होगा वो चौधरी असदुर रहमान और मोहम्मद रियाज फतियाना के दरमियान होगा। रियाज फतियाना खुद भी बड़े एक्टिव रहे, बड़ी नौकरियाँ दी यहाँ से, बड़ा उन्होंने वहाँ पर तरक्याती काम करवाए टोबा टेक सिंह में, और पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, दड़ेबाजी की सियासत पे यकीन रखते हैं, बरादरी की सियासत पे यकीन रखते हैं। इनके बेटे ने दस्तबरदारी दी थी NA 97 में हुमायूं अख्तर से, तो एक काफ़ी वावेला हुआ था कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार की हमायत में बैठ गए। लेकिन मोहम्मद रियाज फतियाना का कहना था कि बेटे की सियासत और है, उनकी अपनी सियासत और है, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, अब आज़ाद हैसियत में है, तो हमायत उन्हें हासिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्विकली। NA 108 से लेके NA 110 ये जो जंग के 3 हल्के हैं, इनकी बात करते हैं।
जंग की मैं हिस्ट्री बताता चलूँ तो हीर का दरबार सलमान जंग में है, और उसके अलावा रूहानी तौर पर जंग जो है वो काफ़ी मारूफ इलाका है, कदीम इलाका है, सदियों पुराना ये इलाका है। पहले फैसलाबाद जंग का ही हिस्सा होता था, उसके बाद फैसलाबाद जो है वो 1977 में एक अलग डिवीज़न, एक डिस्ट्रिक्ट बना। अब फैसलाबाद डिवीज़न का हिस्सा जो है वो जंग है। यहाँ पर N108 सैयद फैसल साले हयात। अच्छा, एक काम करते हैं मियां अंजुम, एक काम करते हैं क्योंकि वक्त जो है वो हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है इसका ख़त्म हो गया है, तो ये जंग जो है N108 से 110 तक 3 हल्के हैं, इस पर हम जो है वो कल दोबारा से कोशिश करेंगे कि फिर से शामिल कर लें, क्योंकि आज हमने कोशिश की दो के सारे हल्के जो हैं उनको डिस्कस कर सकें, लेकिन वक्त थोड़ा कम था तो मुकाबला सख्त है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आप तो हेडलाइंस देख सकेंगे। हम आपसे जो है वो इस प्रोग्राम में कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।